आज की क्लास में हम लोग अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बता दें कि थोड़ा-सा हम लोगों को डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जहाँ पे ये वीडियो बन रहा है वहीं पे नीचे बगल में काम लगा हुआ है। या तो सरिया कट रहा है या फिर टाइल्स कट रहा है, तो उसका आवाज़ थोड़ा-सा हम लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है, लेकिन हमारी जो आवाज़ है निश्चित रूप से आप तक स्पष्ट रूप से पहुंचेगी। वो बैकग्राउंड वॉइस की तरह पीछे से कभी-कभी सुनाई देगा बीच-बीच में, तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। आज हम लोग अनुच्छेद 2 के बारे में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 1 जो है हम लोगों ने बात किया था कि 3 खंड में बँटा था और तीनों खंडों को एक-एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग पहुँचे हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। तो अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया बताई। राज्य पुनर्गठन का शक्ति है संसद के पास। क्या है? आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये पेन हमारा थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। आर्टिकल 2 के बारे में बात कर रहे हैं। ये आर्टिकल 2 में क्या है? हमने कहा कि आर्टिकल 2 में संसद को राज्य पुनर्गठन का शक्ति प्राप्त है। संसद को राज्य पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। राज्य पुनर्गठन की शक्ति। संसद को राज्य पुनर्गठन की शक्ति प्राप्त है। इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। ये चीज़ हम लोग आगे देखेंगे, लिखा हुआ मिलेगा। ये आ गया। ये इसमें क्या है आप देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से लिखा है अनुच्छेद 2 के बारे में कि अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। क्या है कि ऐसे निर्बंधों और शर्तों पर कुछ निर्बंधन, रेस्ट्रिक्शन और कुछ शर्त लगा के जो संसद को ठीक लगे। संसद को जिस प्रकार के शर्त ठीक लगे, संसद को जिस प्रकार के निर्बंधन ठीक लगे, उस प्रकार के निर्बंधन और शर्त लगा के वो चाहे तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है या फिर नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि संसद के पास 2 तरह की शक्ति प्राप्त है। संसद के पास 2 तरह की शक्ति हैं। ये अनुच्छेद कह रहा है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकेगी। तो संसद के पास कौन-कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो संघ में नए राज्यों का प्रवेश करना और नए राज्यों की स्थापना करना, 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त हैं। कौन-कौन सी? नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना करना। ठीक, तो 2 प्रकार की शक्ति प्राप्त है यहाँ पे। पहली है नए राज्यों का प्रवेश। पहली जो शक्ति है वो नए राज्यों का संघ में शामिल करने की शक्ति। किसकी? नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति। और दूसरी जो शक्ति है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति है। तो ये 2 प्रकार की शक्ति संसद को प्राप्त होती है अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 संसद को ये 2 शक्तियाँ प्राप्त कराता है या प्रदान करता है। आगे बढ़े हम लोग। तो पहली जो शक्ति है नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति है। तो नए राज्यों को संघ में शामिल करने की शक्ति प्राप्त है, पहला हम लोगों ने देख लिया। तो इस शक्ति का संबंध उन राज्यों से हैं जो पहले से ही स्थापित है किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। ऐसे राज्य जो पहले से ही स्थापित हैं, हम मान लेते हैं कि जैसे भूटान है। ठीक,
जो भूटान है, भूटान पहले से ही एक राज्य है, ठीक, पहले से ही एक राज्य है, लेकिन वो भारत संघ में शामिल नहीं है। क्या है? भारत संघ में शामिल नहीं है। ये जो राज्य है भूटान, पहले से ही भारत संघ में शामिल नहीं है, लेकिन पहले से ही एक राज्य है, भारत संघ में शामिल नहीं है, लेकिन पहले से ही एक राज्य के रूप में अस्तित्व में है वो। तो ये कह रहा है इस शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो पहले से ही स्थापित हैं। तो भूटान पहले से ही राज्य स्थापित है, किंतु भारत संघ में शामिल नहीं है। तो ये भूटान पहले से ही है, लेकिन भारत संघ में शामिल नहीं है। तो इसको क्या, अगर भूटान चाहे, भूटान की सरकार चाहे कि हम भारत संघ में मिलना चाहते हैं, हम अपना अलग अस्तित्व नहीं रखना चाहते, हम भारत के साथ मिलना चाहते हैं, तो सरकार, भारत की संसद कैसे इस भूटान को अपने संघ में शामिल करेगी, या फिर भूटान को संघ में शामिल करने की शक्ति किसके पास है, कौन शामिल करेगा? तो वो शक्ति है संसद के पास। दो शक्तियां हैं, पहली यही शक्ति है, उन राज्यों से है जो पहले से ही स्थापित हैं किंतु भारत संघ में शामिल नहीं हैं। तो भूटान पहले से स्थापित है, भारत संघ में शामिल नहीं है। अगर भूटान भारत संघ में शामिल होना चाहता है तो किसके पास शक्ति है कि उसको भारत में शामिल करेगा? तो वो भारतीय संसद के पास हो सकती है कि भूटान को ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो संसद को ठीक लगे उस पर भूटान को अपने संघ में शामिल कर सकती है। तो ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो दूसरी शक्ति क्या है? दूसरी शक्ति है नए राज्यों को स्थापित करने की शक्ति। ऐसे राज्य जो कि पहले से ही राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं है, राज्य के रूप में अस्तित्व में नहीं है। मान लेते हैं जैसे कि लक्षद्वीप मान लें। अच्छा, उदाहरण के लिए अगर लक्षद्वीप को हम लें, ये लक्षद्वीप है। अब इसके साथ क्या है, जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप मान लेते हैं कि भारत का हिस्सा नहीं है, भारत का राज्य नहीं है, वो वीरान पड़ा हुआ एक स्थान है जो किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे कोई स्थान है भी, मतलब कि कोई भूमि है भी, किसी को नहीं पता था। और बाद में पता चल गया कि वो भूमि है, दिख गया। तो भारत उसको अपने राज्य संघ में कैसे शामिल कर सकेगा? भारत उसको राज्य संघ में शामिल करेगा तो कौन शामिल करेगा? संसद करेगी, क्योंकि संसद के पास ही वो शक्ति है। जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप मान लेते हैं, जैसे लक्षद्वीप नहीं, भारत में कोई द्वीप मिल गया, भारत के आसपास के क्षेत्रों में कोई द्वीप मिल गया। अब क्या है कि भारत के समुद्री क्षेत्र में जैसे 112 नॉटिकल मील जो समुद्री मील है, 112 समुद्री मील तक जो समुद्र के किनारे देश होता है, जैसे भारत है, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तट से समुद्र में कुछ दूर तक भारत का अपना हिस्सा होगा, भारत का अपना राज्य क्षेत्र होगा। तो वो होगा 112 नॉटिकल मील तक। जैसे भारत का ये दक्षिणी हिस्सा है और इधर क्या है, इधर समुद्र है, इधर समुद्र है। तो भारत का हिस्सा समुद्र में कितना दूर तक रहेगा? तो 112 नॉटिकल मील तक, 112 नॉटिकल माइल तक, 112 नॉटिकल मील तक, मान लीजिए इतना तक भारत का हिस्सा हो गया। मान लीजिए इतना 112 नॉटिकल मील है और इतना भारत का हिस्सा हो गया। तो इधर में ही कोई द्वीप मिल जाता है। वो द्वीप चूँकि द्वीप है, पहले से ही राज्य के रूप में स्थापित नहीं है, वो कोई राज्य क्षेत्र नहीं है। तो क्या होगा कि उसको भारत संघ में शामिल करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, मतलब भारत संघ में उसको शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय क्षेत्र में है तो उसको भारत संघ में शामिल किया जाएगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि भारत संघ में कौन शामिल करेगा? तो भारत संघ में शामिल करेगा संसद, क्योंकि संसद के पास ही यही शक्ति है। दूसरी शक्ति, इस शक्ति का संबंध उन राज्यों से है जो अभी तक स्थापित नहीं हुए हैं, किंतु भविष्य में उन्हें स्थापित किया जा सकता है।
तो ऐसी शक्ति है संसद के पास, तो संसद के पास वो शक्ति है, संसद ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे, उस शर्तों और निबंधनों पर इस द्वीप को भारत संघ में शामिल कर सकेगी, इसकी शक्ति है संसद को प्राप्त। तो दो प्रकार की शक्ति संसद को प्राप्त हो गई हैं अनुच्छेद 2 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 2, ठीक, हाँ, अनुच्छेद 2 यहाँ पे हो जाता है समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद के पास विभिन्न राज्यों की सीमाओं या नाम आदि में परिवर्तन की शक्ति है। जैसे विभिन्न राज्य विभिन्न राज्यों की नाम सीमा आदि में परिवर्तन की शक्ति किसके पास है, वो है संसद के पास। और किस अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 3 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह भारत संघ में शामिल किसी भी राज्य के सीमाओं, नाम, उसके क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। ऐसी शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक, तो ये अनुच्छेद कहता क्या है, ये अनुच्छेद कह रहा है कि संसद विधि द्वारा, इस अनुच्छेद में लिखी गई जो बात है पहले इसको सुन लीजिए। संसद विधि द्वारा किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, इसको हम लोग यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये कोई राज्य है, मान लीजिए ये क्या हो गया, ये कोई राज्य है, मान लीजिए ये कोई राज्य है। ठीक, यह एक स्टेट है। तो क्या है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, इसका राज्य क्षेत्र अलग करके, पहला जो है वो राज्य क्षेत्र अलग करके, ठीक है। ये लिखा हुआ चीज़ अभी हम समझा रहे हैं, इसको अभी हम लोग समझ रहे हैं, इसको अभी लिखा हुआ इसको दिखाएंगे हम। तो किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर। अब दूसरी स्थिति क्या है, ये एक राज्य है और ये दूसरा राज्य है, 1, 2। क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर, ठीक है, इस राज्य को मिलाकर एक राज्य बना सकती है संसद। ठीक, मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। अब क्या है कि ये कोई राज्य क्षेत्र है, पहले अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी थोड़ा समय बाद अभी समझ में आ जाएगा। ये है, और कैसे समझा दे, ठीक है क्या कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला के, ठीक, ये कोई और राज्य है। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अब समझ में आएगा। देखिए, अब लिखा हुआ दिखिएगा, लिखा हुआ जहाँ दिखिएगा वहाँ पे भी इसी तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है, देखिए, ये अनुच्छेद कह रहा है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके,
ना, नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। क्या कर सकेगी? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। तो ये एक राज्य क्षेत्र था। ये क्या था? एक राज्य क्षेत्र था। इसमें से ये वाला क्षेत्र अलग करके एक अलग राज्य बना सकेगी, और ये एक राज्य ये हो जाएगा और दूसरा राज्य ये हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। क्या कर सकेगी? नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। इस तरह के काम कर सकती है संसद। तो ये पहली स्थिति। दूसरा क्या है? दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। तो ये एक राज्य है, ये एक राज्य है, ये एक राज्य है। तो दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बन सकता है। कुल मिला के ये भी राज्य नहीं रह गया, ये राज्य नहीं रह गया, कुल मिला के एक ही राज्य हो गया, ये वाला। तो ऐसा भी संसद कर सकती है। दो या दो से अधिक राज्यों को एक में मिला के एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद के पास ऐसी शक्ति है। या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला के नए राज्य का निर्माण कर सकती हैं। तो यहाँ तो पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से एक राज्य को दूसरे राज्य से मिला के या 2, 3, 4 राज्य को मिला के नए राज्य का निर्माण होगा। लेकिन तीसरी बात जो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र के किसी राज्य के भाग के साथ मिला के। मान लीजिए ये एक राज्य है, ये 2 राज्य हैं, दोनों राज्य है। तो जो ये वाला राज्य है एक है, इसका इतना क्षेत्र काट के 2 में मिला के इतना बड़ा राज्य संसद बना सकती है। तो ये कह रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ इस राज्य के भाग के साथ मिला के राज्य का निर्माण हो सकता है। और जो ये वाला राज्य है, ये वाला एक, उसका इतना क्षेत्र ये है। तो इस 2 वाले भाग में इसको भी शामिल कर लिया गया, 2 वाले राज्य में इसको भी शामिल कर लिया गया। तो वही कह रहा है कि किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ, एक भाग है ये, इसका एक हिस्सा है, उस हिस्से को दूसरे राज्य के साथ मिला के संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। उससे पहले क्या था? उससे पहले था कि 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों को मिला के। तो इस प्रकार की शक्ति संसद के पास है अनुच्छेद 3 के तहत। इस चीज़ को हम लिखा हुआ पाएंगे, अगली स्लाइड में देखते हैं और फिर वहाँ समझने का प्रयास करते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली। अनुच्छेद 3 ये है, ये कह रहा है, इसमें बताया गया है कि, कलर चेंज कर लेते हैं, इसमें बताया गया है कि संसद के पास विभिन्न राज्यों की सीमाओं या नाम आदि में परिवर्तन की क्या शक्ति है। इसमें बताया गया है कि संसद के पास राज्यों के नाम में या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की किस प्रकार की शक्ति है, ये बताया गया है। तो ये कहा जा रहा है कि संसद विधि द्वारा, क्या कहा जा रहा है? संसद विधि द्वारा क्या है? संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। देखिए, आप चाहें तो इसको अलग करके यहाँ तक कर लें, ठीक है, समझने के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। पहला जो है, जो हम जितना अंडरलाइन हुआ है, इससे पीला कलर से, इसको अलग कलर से अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये जो है, इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। इतने शब्द को ही लेकर चलेंगे, आगे के शब्द छोड़ दीजिए। इतना क्या है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी नए राज्य का निर्माण कर सकेगी संसद। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मान लेते हैं यहाँ पे कोई राज्य है, अब इस राज्य में से अलग करके उसका क्षेत्र ये 1 और 2, ये नए राज्य का निर्माण कर सकेगी संसद, किसी नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी,
दूसरी स्थिति है क्या कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है। जैसे कि ये एक राज्य है और ये एक राज्य है। ये कह रहा है कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दूसरा क्या है शक्ति कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। कैसे बढ़ा सकेगी, तो इस राज्य का क्षेत्र अलग करके कितना इस राज्य का क्षेत्र अलग करके, ये मान लीजिए राज्य 1 है और राज्य 2 है, तो राज्य 1 का इतना क्षेत्र अलग करके राज्य 2 का क्षेत्र संसद बढ़ा सकती है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। राज्य 1 का ये वाला क्षेत्र संसद काट के राज्य 2 में मिला के उस राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, ठीक है। ये दूसरी बात जो है वो यहाँ पे देखिए, किसी राज्य में से, जो हम लोग लाल से अंडरलाइन किए हैं ऊपर वाला उसको पढ़िए। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, अब आ जाइए दूसरे नंबर वाले पे, यहाँ पे पढ़िए वहाँ से और फिर दूसरे नंबर पे आइए। देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके संसद किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। इस बात को यहाँ पे स्पष्ट हो गया है, कर दिया है हम लोगों ने कि एक राज्य है, इसी राज्य क्षेत्र से उसका भाग अलग करके दूसरे राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। संसद के पास ये शक्ति है। अब तीसरे लाइन पे चलेंगे हम लोग। कहाँ पे चलेंगे, तीसरे लाइन पे चलेंगे। इसको हम लोग लाल से अंडरलाइन कर दे रहे हैं। इसको जब जब हम कहेंगे लाल वाले अंडरलाइन पे देखिए, तो आप यहाँ देखिएगा, इसको सही से अंडरलाइन कर लेते हैं। काला वाला जो लिखा हुआ है वो मिट जा रहा है, उसको बाद में देखिएगा। यहाँ से इसको हम लोग अलग ले लेते हैं। इसको जब हम कहेंगे कि वहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग। अब आते हैं हम लोग तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए उसी ललका अंडरलाइन को पढ़िएगा, जो ललका में किया गया, मतलब लाल में किया गया है, उसको पढ़िएगा, फिर तीसरे नंबर को पढ़िएगा। देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके संसद किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। इसको भी समझ लीजिए। तीसरे वाले को हम लोग समझ रहे हैं, इससे समझ ले रहे हैं तीसरे वाले को। एक ये मान लीजिए राज्य है, इससे सटा हुआ एक राज्य है, मान लीजिए ये राज्य है ए, ये राज्य है बी। अब समझिए, फिर से पढ़िए। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, किसी राज्य में से, मान लीजिए किसी राज्य ए है, कौन सा, किसी जो राज्य है वो राज्य ए है, तो इसमें से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी का राज्य क्षेत्र घटा सकती है संसद। तो राज्य ए से ये वाला क्षेत्र अलग हो गया, तो जो राज्य ए है उसका राज्य क्षेत्र तो घट गया, ठीक, सिंपल सी बात है। तो ये दोनों दो चीज़ें, जो दूसरा और तीसरा काम है संसद का, उसको आप यहीं पे समझ सकते हैं आराम से, कि अगर संसद किसी राज्य का क्षेत्र काट के दूसरे राज्य में दे रही है, तो जिस राज्य का क्षेत्र काट रही है उसका राज्य क्षेत्र अपने आप कम हो रहा है, और जिस राज्य को वो क्षेत्र दे रही है उस राज्य का राज्य क्षेत्र अपने आप बढ़ रहा है। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। तो ये दोनों काम आसानी से आप समझ सकते हैं यहाँ पे, कि किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। कैसे, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। जब राज्य क्षेत्र अलग करेगी संसद, तो उसका राज्य क्षेत्र घटेगा, जिसमें शामिल करेगी उसका बढ़ेगा। ठीक, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे स्पष्ट हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो कहाँ मिलेगा हम लोगों को, अब चौथे नंबर पे चलेंगे। चौथे में क्या है, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। अब देखिए, पूरी तरह से अब यहाँ डायग्रामेटिकल समझने की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग समझ चुके हैं कि किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके। अब आइए चौथे नंबर पे, किसी राज्य के सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। जब किसी राज्य से उसका कुछ क्षेत्र अलग किया जाएगा, तो उसकी सीमा में परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, सीमा में परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। जिस राज्य से वो क्षेत्र अलग होगा उसकी सीमा में तो परिवर्तन होगा ही होगा, बल्कि जिसमें उस क्षेत्र को शामिल किया जाएगा उस अगले वाले क्षेत्र की सीमा का भी परिवर्तन हो जाएगा।
तो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करके उस मतलब किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। ठीक। पांचवा क्या है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। जैसे इस ये एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, मान लेते हैं ये राज्य ए है, ये राज्य बी है। अब क्या करेगी, संसद के पास ये अधिकार है किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके, मान लीजिए ए का राज्य क्षेत्र अलग कर दे रही है संसद, और क्या करेगी, बी में शामिल कर देगी। अब इसका नाम बी न रख के सी रख दे, राज्य थोड़ा सा बड़ा हो गया, राज्य थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसका नाम सी रख दे, बस वही चीज़ है। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इसी तरह से अब पहला हम लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगा है। अब दूसरा क्या है, अथवा के बाद जो है वो या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर, दो या अधिक राज्यों को मिलाकर किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। यहाँ से पढ़िए फिर से, अब ये जो काले वाले से अंडरलाइन है इसको, दो या दो से अधिक राज्यों को मिला के किसी नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। आप समझ रहे हैं, दो एक ये राज्य हो गया, अभी एक दो तीन, दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में मिला के, इसको मिला के एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। संसद के पास ऐसी शक्ति है। अगला क्या है कि दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी। निश्चित रूप से ऐसे हैं, दो राज्य हैं और इसमें इसका क्षेत्र मिला देगी तो इसका क्या है, इसका राज्य क्षेत्र बढ़ जाएगा। तीसरा जो है, किसी का राज्य क्षेत्र घटा सकेगी तो इसका जो राज्य क्षेत्र है वो अपने आप घट जाएगा। ठीक, ये बातें अब फटाफट समझ में आ रही होंगी। उसके बाद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर। अब स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाया जाएगा तो उसकी सीमा में परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी, दो या दो से अधिक राज्यों को आपस में मिला के उसका नाम अलग रूप से रख सकती है। संसद के पास ऐसी शक्ति है। उसके बाद यहाँ से इसको ख़त्म कर दीजिए, ये भी हो गया अथवा के बाद। उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य क्षेत्र के भाग से मिला के। अब पूरी तरह से स्पष्ट हो गया होगा कि किसी भाग को मिला के या पूरी तरह से किसी राज्य को मिला के हम लोगों ने पीछे समझ लिया है, वो सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया है। अब इसको एक बार एक तरफ से पढ़ते हुए हम लोग निकल चलेंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ चुका है अच्छी तरीके से। तो अनुच्छेद 3 क्या है, अनुच्छेद 3 में बताया गया है कि संसद के पास विभिन्न राज्यों की सीमाओं या नाम आदि में परिवर्तन की क्या शक्ति है। तो ठीक है, तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिला के वो किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य क्षेत्र बढ़ा सकती है, किसी राज्य क्षेत्र घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। संसद इतना कर सकती है, संसद के पास ये शक्ति पूरी तरह से है। लेकिन अगर अब आगे बढ़ते हैं, मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में सिर्फ इतना ही था। कितना था, जितना यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, मूल संविधान में इतना ही था। लेकिन आगे चल के 5वां संशोधन हुआ, 5वां संशोधन, और एक और संशोधन होता है 18वां संशोधन। 18वां संशोधन। 5वां संशोधन कब हुआ, 5वां संशोधन हुआ 1955 में और 18वां संशोधन हुआ 1966 में। इन दोनों संशोधनों के माध्यम से आर्टिकल 3 में कुछ चीज़ें जोड़ दी गई बाद में चल के। ठीक है, बाद में चल के कुछ चीज़ें जोड़ी गई, उन्हीं चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो वो क्या चीज़ें जोड़ी गई, वो चीज़ें जोड़ी गई
के जो पांचवा संशोधन है 1955 में हुआ, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें, पांचवा संशोधन के बारे में अगर बात करें तो इससे क्या हुआ, दो चीज़ें स्पष्ट की गई। क्या की गई? दो चीज़ें स्पष्ट की गई। पहली तो ये कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य गठन के नाम या सीमा से परिवर्तन जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। तो राज्य पुनर्गठन गठन से संबंधित कोई भी विधेयक संसद में पेश तभी किया जाएगा जब राष्ट्रपति की अनुमति पर, पांचवा संविधान संशोधन में ये किया गया कि राज्य पुनर्गठन से संबंधित अगर कोई भी मामला सामने आता है तो वो क्या होगा, वो विधेयक संसद में नहीं रखा जाएगा। वो विधेयक संसद में तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि राष्ट्रपति की अनुमति उस पर नहीं मिल जाती है। एक तो स्पष्टीकरण ये था, और जो दूसरा था वो दूसरा ये था कि राष्ट्रपति प्रभावित होने वाले राज्यों को वो क्या भेजेगी, वो विधेयक भेजेगी, मतलब राष्ट्रपति भेजेंगे। राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रभावित होने वाले राज्यों के पास विचार के लिए वह विधेयक भेजेंगे। ठीक, तो दूसरा स्पष्टीकरण यही था। दूसरा स्पष्टीकरण क्या था कि राष्ट्रपति जो है प्रभावित होने वाले राज्यों के पास विचार करने के लिए वह विधेयक भेजेंगे। तो और समय भी निर्धारित कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अलग करना है, तो इससे क्या होगा कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल को राष्ट्रपति एक विधेयक भेजेंगे, कहेंगे कि देखिए हम लोग आपके राज्य को अलग कर रहे हैं और हमको इतने दिन में आपकी प्रतिक्रिया चाहिए, हमको 1 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में। राष्ट्रपति वो समय निश्चित करेंगे कि हमको आपकी प्रतिक्रिया इतने समय में चाहिए। तो वो विधानमंडल क्या करेगी, राष्ट्रपति को उतने समय में कहेगी कि हमारे राज्य को परिवर्तन करना है, नहीं करना है, कुछ भी जो कहना होगा वो राष्ट्रपति को उतने समय के अंदर वो राज्य बता देगी। उस राज्य को बताना होगा राष्ट्रपति को कि हमारा क्या विचार है। अब क्या है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा दिए गए समय के भीतर अगर वो राज्य की प्रतिक्रिया राष्ट्रपति तक नहीं पहुंचती है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, वो विधेयक संसद में पास करने के लिए भेज देंगे। वो उसके प्रतिक्रिया का इंतज़ार नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अगर राज्य कहता है कि हम इच्छुक नहीं है कि हमारे राज्य का बंटवारा हो, उत्तराखंड अलग से बने, तो भी राष्ट्रपति इनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये दो स्पष्टीकरण हुआ किससे, 5वें संशोधन से। उसके बाद 18वां संशोधन क्या करता है, 18वें संशोधन से भी 2 तरह का स्पष्टीकरण जोड़ा गया। और ये तब हुआ जब पंजाब को अलग करके हरियाणा तथा चंडीगढ़, जब पंजाब को अलग करके हरियाणा और चंडीगढ़
अलग करना था और चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाना था, यूटी बनाना था चंडीगढ़ को। तो अब ये विवाद हो गया कि आखिर जो अनुच्छेद 3 है उसमें लिखा गया है कि राज्यों का निर्माण, राज्यों को अलग करके, राज्यों को सीमाओं को अलग करके, राज्यों को सीमाओं को एक करके राज्य का निर्माण, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन यूनियन टेरेटरीज, जो संघ शासित प्रदेश है, उसको बनाने का कोई कहीं प्रावधान नहीं लिखा था। तो क्या हुआ कि 1966 में पंजाब को 2 क्षेत्र में अलग करना था, हरियाणा और चंडीगढ़, जिसमें से चंडीगढ़ को संघ राज्य क्षेत्र बनाना था। तो क्या हुआ, तो ये संशोधन करना पड़ा 1966 में, 18वां संशोधन। तो 1966 में 18वां संशोधन करके ये स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य पुनर्गठन के तहत, राज्य पुनर्गठन की जो शक्ति है, इसके तहत संसद क्या करती है, संसद यूटी मतलब यूनियन टेरेटरीज का भी निर्माण कर सकती हैं। वो संघ शासित क्षेत्रों का भी या संघ राज्य क्षेत्रों का भी निर्माण कर सकती है। ये स्पष्टीकरण जोड़ा गया। और दूसरा स्पष्टीकरण ये था कि अगर राज्य पुनर्गठन से संबंधित किसी संघ राज्य क्षेत्र का मामला अगर आता है तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं होंगे कि प्रभावित होने वाले यूटी को, अर्थात यूनियन टेरेटरीज को, वो विधेयक भेजें, वो बाध्य नहीं है, क्योंकि जो यूनियन टेरेटरीज है वो अंततः संघ शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति द्वारा वो क्या है कि राष्ट्रपति किसी प्रतिनिधि को नियुक्त करते हैं और उसी प्रतिनिधि द्वारा उस यूनियन टेरेटरीज का शासन प्रशासन चलाया जाता है। तो राष्ट्रपति अगर उसके पास भेज रहे हैं तो दरअसल अपने प्रतिनिधि के पास ही भेज रहे हैं, तो समझ लीजिए कि अपने पास ही भेज रहे हैं, तो उनको भेजने की ज़रूरत है ही नहीं, तो इसलिए वो विधेयक राष्ट्रपति नहीं भेजेंगे उसके पास। ये 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। तो इन दोनों स्पष्टीकरण को हम लोग देख लेते हैं। मूल संविधान में इस अनुच्छेद मतलब जो तीसरा अनुच्छेद हम लोगों ने देखा है, ये प्रावधान प्रायः इतने ही थे। आगे चलकर 5वें और 18वें संशोधन के माध्यम से इसमें कुछ बातें जोड़ी गई। कौन कौन सी बातें जोड़ी गई वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको। वो 5वां संशोधन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 5वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ। इसके माध्यम से राज्य गठन की प्रक्रिया में प्रभावित होने वाले राज्यों की राय मांगे जाने का प्रावधान जोड़ा गया। इसके तहत 2 व्यवस्थाएं की गई। पहली तो ये कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना राज्य गठन, नाम या सीमा परिवर्तन से जुड़े विधेयक संसद में पेश नहीं किए जाएंगे। तो राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए ही चाहिए, संसद में पेश ऐसे नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को कर रहे हैं, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे तो फिर आगे जाके वो संसद में पेश किया जाएगा वो बिल। और दूसरा जो स्पष्टीकरण था, जो दूसरा बात ये था कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रभावित होने वाले राज्यों के विधानमंडलों को ऐसे विधेयक भेजकर उन पर राय देने के लिए निश्चित समय देगा। राष्ट्रपति समय देंगे कि इतने समय में हमको राय चाहिए कि क्या कह रहे हैं आप इसके बारे में, क्योंकि हम आपके राज्य में परिवर्तन कर रहे हैं इस प्रकार का। ठीक, ये इतनी बातें हो गई स्पष्ट। उसके बाद अब अगला जो संशोधन है वो है 18वां संशोधन। क्या होता है, यह संशोधन 1966 में हुआ। यह संशोधन 1966 में हुआ जब पंजाब को विभाजित करके हरियाणा राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण किया जाना था। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 3 में 2 स्पष्टीकरण जोड़े गए। वो 2 स्पष्टीकरण क्या हैं? वो 2 स्पष्टीकरण यही हैं कि राज्य गठन की इस शक्ति के तहत संसद संघ राज्य क्षेत्र का निर्माण कर सकेगी। संसद के पास ये शक्ति है कि अनुच्छेद 3 के तहत संघ राज्य क्षेत्र का भी निर्माण कर सकेगी। इसके बाद यदि किसी संघ राज्य क्षेत्र की सीमाओं में परिवर्तन आदि का प्रसंग उपस्थित होता है तो राष्ट्रपति पर यह बाध्यता लागू नहीं होती है कि वह उस विधेयक को प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र के किसी संस्था के पास भेजा जाए।
राष्ट्रपति पर यह बाध्यता नहीं लागू होती है कि वह प्रभावित होने वाले संघ राज्य क्षेत्र की किसी संस्था के पास वो विधेयक भेजे। ये 2 स्पष्टीकरण हैं। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 3 के बारे में, इतनी बातें। और कुछ है? अब ये देखिए, अनुच्छेद 3 के प्रावधानों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संसद की शक्ति राज्यों की तुलना में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि राज्यों की अस्तित्व ही संसद की इच्छा पर टिका हुआ है। खास बात यह है कि राज्यों की सीमाओं को बदलने या उसके नाम बदलने के लिए संसद को विशेष बहुमत की भी ज़रूरत नहीं है, वह ऐसा साधारण बहुमत से भी कर सकती है। तो जैसे कि पहले अनुच्छेद में हम लोगों ने पढ़ा था, पहला अनुच्छेद का पहला भाग आपको याद होगा, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत अर्थात इंडिया, मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि राज्य जो भारत है, भारत में संघात्मक ढांचा अपनाया गया है। ये क्या हो गया, गोला हो गया। भारत में संघात्मक ढांचा अपनाया गया है, एकात्मक नहीं, एकात्मक ढांचा नहीं अपनाया गया है। तो ये बात यहाँ पे अनुच्छेद 3 स्पष्ट कर दे रहा है। संघात्मक का अर्थ होता है कि राज्यों संघ के पास शक्ति अधिक होगी, संघ के पास शक्ति अधिक होगी और राज्यों के पास शक्ति कम होगी। एकात्मक का मतलब होता है कि राज्यों के पास शक्ति अधिक होगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे संघ जो है वो अधिक शक्तिशाली होगा। संघ क्या होगा, अधिक शक्तिशाली होगा। तो अनुच्छेद 3 यह स्पष्ट कर रहा है कि भारत में जो संघ है वो अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि संसद का, भारत में संघ का अर्थ है संसद। तो संघ जो है, जो संसद है, भारत के राज्यों का अस्तित्व जो है वो संसद पे ही टिका हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि संसद की अपेक्षा या संघ के मुकाबले राज्यों का शक्ति कितना कमज़ोर है, बहुत अधिक कमज़ोर है। ठीक है, तो इसलिए ये अनुच्छेद 3 ये स्पष्ट कर देता है कि भारत में संघात्मक ढांचा उपस्थित है, संघात्मक ढांचा अपनाया गया है। और अनुच्छेद 1 में जबकि लिखा भी गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, एकात्मक ढांचा नहीं अपनाया गया। अनुच्छेद 1 भी कहता है, अनुच्छेद 2 भी स्पष्ट कर दे रहा है, अनुच्छेद 3 तो और ज़्यादा स्पष्ट कर दे रहा है कि भारत में संघात्मक ढांचा अपनाया गया है, मतलब कि संघ की शक्ति बहुत अधिक है राज्यों की तुलना में। ये बात यहाँ तक स्पष्ट हो गई। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं, क्या चीज़ पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 3 के बारे में हम लोग, अनुच्छेद 2 के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मतलब अनुच्छेद 2 1 पढ़ लिए, अनुच्छेद 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, तीसरा अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा अनुच्छेद पढ़ रहे हैं। तो अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे, क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को अर्पित करने का अधिकार है। ये प्रश्न आप यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए और हो सकेगा तो इसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिएगा, फिर हम लोग एक साथ इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को देने की शक्ति है, ये प्रश्न है।
इस प्रश्न को आप देखिएगा, प्रयास करिएगा कि आखिर ये है क्या। क्या है कि क्या संसद के पास भारतीय राज्य क्षेत्र का कोई हिस्सा किसी अन्य देश को देने की शक्ति है? संसद के पास यह शक्ति है कि भारत का कोई हिस्सा काट के दूसरे देश को सौंप दे। संसद के पास यह शक्ति है। इस प्रश्न का जवाब आप ढूंढने का प्रयास करिएगा, देने का प्रयास करिएगा। बाकी अगले वीडियो में हम इस प्रश्न का जवाब लेकर आने वाले हैं। प्लस हम लोग बेरूबाड़ी जो मामला था 1960 का, 1960 में जो बेरूबाड़ी बनाम भारत संघ का मामला था, उसको भी यहाँ पे स्पष्ट करने वाले हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।